हेलो बच्चों, मैं विवेक कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म नंद किशोर क्लासेस पे। आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ ये सभी को कवर अप करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने कवर अप किए सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स। बेसिकली हमने बात की कि कैसे कंसंट्रेशन को किसी सॉल्यूशन के एक्सप्रेस करते हैं और उनको किस तरीके से डिफाइन किया है। एक आध न्यूमेरिकल्स भी हमने लास्ट में प्रैक्टिस किए हैं और मैंने जो कल प्रैक्टिस शीट दी थी, मान के चलता हूं आपने वो सॉल्व किए हैं, तभी आप ये वीडियो को देख रहे हैं। अगर नहीं किया तो पिछले वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो शीट सॉल्व कर लेना बच्चों। बिकॉज अगर आपको आता भी है तो सॉल्व कर लो, है कि नहीं। अगर आपको आता है तो वीडियो मत देखो, पर वो शीट जरूर सॉल्व करो। इट विल एनहांस योर परफॉर्मेंस ओनली। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी हमें किसकी पढ़नी है? गैसेस की पढ़नी है बच्चों, लिक्विड्स के अंदर। मतलब क्या है, कोई एक कंटेनर होगा जिसके अंदर लिक्विड भरी होगी और उसके अंदर हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है गैसेस की। मान लो ये कोई ऑक्सीजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ऐसा कुछ केस है, ठीक है। अच्छा सर, आखिर ये सॉल्युबिलिटी होती क्या है? देखो बच्चों, मैंने थोड़ी सी डिफिनेशन लिख रखी है। सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे तभी लेक्चर देखेंगे। अगर पेन कॉपी नहीं लिया है तो जाओ पहले कॉपी पेन लेके आओ, उसके बाद बैठ के देखो यार, ठीक है। ले लिया है, शुरू करें, ठीक है। देखो यार, सॉल्युबिलिटी को कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in a unit volume of solution या solvent so that at a constant fixed temperature। मतलब क्या है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे कितना मैक्सिमम अमाउंट तुम डिसॉल्व करा ले रहे हो सॉल्यूट का इन द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, उसी को बोल देते हैं क्या, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल थोड़ा अच्छा लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, वाटर है यहाँ पे और हमें ऊपर से ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व करानी है। तो धीरे धीरे थोड़ा ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी और डिसॉल्व हो जाएगी और डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक टाइम आएगा कि भैया अब इससे ज्यादा हद हो गई है, इससे ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगी। सॉल्यूशन हमारा एक सर्टेन लेवल पे पहुंचेगा, उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ये बेसिक क्लास 9-10 की बातें हैं, मान के चलता हूँ पता होगा आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम अमाउंट को अटेन कर लिया है, वही उस टाइम पे O2 की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वाटर के अंदर। मतलब इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, अगर मैं बात करूँ यूनिट्स की, तो भाई लिख लो सॉल्युबिलिटी के जो SI यूनिट्स है बच्चों, वो बेसिकली ग्राम पर ml में हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं। कई बार नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, समझो, मोल पर लीटर में भी हम एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमें एक न्यू यूनिट पढ़नी है जो कि है मोल फ्रैक्शन फॉर रिप्रेजेंटिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्या है ये? मोल फ्रैक्शन है, जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। एक कंसंट्रेशन को नापने का टर्म है, एक तरीके से बताता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बच्चों डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा ही कुछ था, हमने इसकी बातें कर रखी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लो जल्दी से, बढ़े आगे, ठीक है। अच्छा यार, सॉल्युबिलिटी हो गई। फिर आखिर सॉल्युबिलिटी को क्या फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी किन किन कारणों से चेंज होती है? तो सबसे पहला कारण है सर नेचर। जैसे हम सभी का भी नेचर होता है कुछ कुछ। तो मेरा नेचर है कामिंग है, मैं कूल रहता हूँ। बाकी आप लोग का भी नेचर होगा उसी तरीके से। ये नेचर सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। अब सर ये सॉलिड सॉल्वेंट का नेचर क्या हो गया बच्चा? दो चीजें होती है, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन HOH वाटर का एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्लास 11 में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी कि नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को घसीटने की ताकत बढ़ जाती है। इसके पास ज्यादा ताकत है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करके रखता है, जिसकी वजह से इसके नेगेटिव चार्ज आता है हल्का सा और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाता है। ये सब बेसिक बातें आपको पता होगा। अब क्योंकि भैया जो चार्ज है सेम होता है, इक्वल अमाउंट में डेवलप होता है और इसको हम डाइपोल मान सकते हैं एक तरीके से। तो एक डाइपोल मूवमेंट इधर आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव और एक डाइपोल मूवमेंट हमारा इधर आएगा। मान के चलता हूँ क्लास 12 की फिजिक्स आप बेसिकली पढ़ रही होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो इधर की ओर और इधर की ओर अगर आपको देखें तो दो डाइपोल्स आ गए, नेट डाइपोल मूवमेंट नीचे कुछ आएगा, वेक्टर कैंसिल आउट नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है, कुछ इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट आ रहा है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे बच्चों O2 का एग्जांपल ले लेता हूं या N2 का एग्जांपल ले लें। O2 में क्या है, दो ऑक्सीजन है और दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। एक इधर डाइपोल बनाएगा, एक इधर डाइपोल बनाएगा और दोनों डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा। डाइपोल मूवमेंट P इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, ऐसा कुछ हम बता दे रहे हैं। इसमें P डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो एक चीज आपको पता होगा बच्चों, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स
लाइट। अगर इतना पता है तो चलो कुछ एक एग्जांपल देता हूं। H2O, H2O आपका सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट है। अब इसके अंदर बताओ कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे। पहला है N2, हीलियम गैस, SO2 गैस, NO2 गैस। चलो बताओ जल्दी से, वाटर के अंदर कौन से डिसॉल्व हो जाएंगे? ये चीज याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो चलो शुरू करें। देखो वाटर क्या है? एक नॉन पोलर है सर। ओ सॉरी, पोलर। क्या है? पोलर है, अभी तो बताया मैंने। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, उसमें पोलरिटी है। अगर तुम देखो बात करो इसकी, तो ये तो नॉन पोलर है सर। साथ ही साथ हीलियम का भी पोलरिटी बड़ा कम आता है, ये भी एक नॉन पोलर ही लगभग लगभग है मॉलिक्यूल। अब He2 मत बना देना, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। MOT के अंदर आपको पता हो। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड तो सर एक पोलर मॉलिक्यूल है भाई, इसमें सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आता है, और नॉन पोलर के केस में वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो भाई सर पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व होना चाहिए, यानी सर आपने बता दिया कि इनडायरेक्टली SO2 and NO2 विल बी मोर सॉल्युबल इन H2O एज कंपेयर टू दिस। अच्छा, H2O की जगह अगर मैं अल्कोहल ले लेता, C2H5OH, मतलब मैं नहीं ले लेता, एग्जाम्पल के तौर पे लेता। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में अब क्योंकि सॉल्वेंट बदल गया, तो अच्छा ये सॉल्वेंट अगर ये मान लो मैंने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया होता, लाइक C2 कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया है, इसके अंदर मुझे कुछ डिसॉल्व करना है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये बढ़िया डिसॉल्व होंगे, ना कि ये। यानी सॉल्युबिलिटी इस बात पे नहीं फर्क पड़ रही कि पोलर है तो ज्यादा डिसॉल्व होगा, नहीं, नॉन पोलर वाला भी ज्यादा डिसॉल्व होने लगेगा अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो भी क्या हो जाए, नॉन पोलर हो जाए। मतलब स्किल मिला के नेचर पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं? वही तो बातें हमने लिखी। कहा गया सर जल्दी आपका कंप्यूटर धीमे चलता है लगता है। हाँ यार, मुझे भी ऐसा फील होता है, कंप्यूटर मेरा स्लो चलता है। खैर, तो पहला पॉइंट कवर अप हुआ फैक्टर्स में, नेचर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं बच्चों, जल्दी से आ जाओ, हेडिंग डाल दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी? गैस की सॉल्युबिलिटी सर इन लिक्विड, क्योंकि हम गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करा रहे हैं अभी के लिए, ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो यार देखो होता क्या है, मान लो कि यहाँ पे हमने सॉल्यूट के तौर पे गैस ले ली। क्या ले लिया? गैस। और इसको सॉल्वेंट यानी कि हम लिक्विड के अंदर मिक्स करा रहे हैं। तो जनरली देखा गया कि ये जो रिएक्शन होती है ना, ये एक्सोथर्मिक पाई गई। कैसी है? एक्सोथर्मिक, यानी इधर की ओर रिलीज होगी एनर्जी। मैं इधर लिख देता हूँ Q एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कैपिटल Q। हीट को हम Q से डिफाइन करते हैं। तो इधर मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी रिलीज हो रही है। अब अगर तुम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो कुल मिला के इनडायरेक्टली आप क्यू को इंक्रीज कर रहे हो। तो प्रोडक्ट साइड में अगर एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो भाई ली चैटरली प्रिंसिपल क्या कहता है कि सर इस इक्विलिब्रियम चीज को मेंटेन करता है, मतलब एक बैलेंस बनाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन रखता है। अगर आप प्रोडक्ट साइड बढ़ा दोगे तो इसको नीचे करने की कोशिश करेगा। नीचे कैसे कर सकता है? रिएक्शन को बैकवर्ड कर देगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगेगा। अगर इधर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देगा, ताकि रिएक्टेंट कम हो जाए, वापस से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। कुछ ऐसा कुछ करता है। यहाँ हम क्योंकि प्रोडक्ट में बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है? देखिए सर, आपने बोला कि गैस प्लस लिक्विड होगा तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये सॉल्युबल होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर ये बैकवर्ड जा रही है, इसका मतलब ये कम सॉल्युबल है। इसीलिए बच्चों गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस while increasing temperature, while increase in temperature, याद रखना। पर ये जनरली बात हो रही, क्योंकि हर गैस लिक्विड में एक्सोथर्मिक तरीके से रिएक्ट करेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। चलो लिख लिया, ओके आगे बढ़ते हैं भाई। हेनरी लॉ बढ़ते हैं, या जो तीसरा हमारा नेचर था, मतलब नेचर नहीं, तीसरा हमारा जो फैक्टर था वो था प्रेशर। तो प्रेशर कैसे इफेक्ट डालता है सॉल्युबिलिटी पे, वही चीज बताई हमारे हेनरी भाई साहब ने। जल्दी से इसको लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो दिखा देता हूँ पिछली स्लाइड, जिन्होंने नहीं लिखी है लापरवाह बच्चों, ये चीज लिख लो, बिकॉज ये बड़ी जरूरी है। बोर्ड में आपसे एक एक नंबर के लिए इस तरीके से पूछा जा सकता है। लिख लिया बच्चों? हेनरी लॉ पे आ जाए। चलो भाई हेनरी लॉ को शुरू कर लेते हैं सर, जल्दी से आइए। अच्छा भाई हेनरी लॉ सर शुरू कीजिए। देखो यार, इन्होंने क्या बताया
कि जनरली प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर से क्या थी, घट रही थी, जबकि सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ जाती है सर। ऐसा ही कुछ बोला, किसने बोला, हेनरी वाई साहब ने बोला। इन्होंने कुछ ऐसे डिफाइन किया कि भैया सॉल्युबिलिटी को अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ले लूं, मान लो सॉल्युबिलिटी किसकी, ए की सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, एक कोई कंटेनर है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट है हमारा वाटर है मान लो, वाटर के अंदर हम देख रहे हैं ए कितना ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, एक कंटेनर बंद कर दिया, इसके अंदर ए के मॉलिक्यूल कितना इसके अंदर सॉल्युबल है, तो वो हो जाएगा, मतलब एक तरीके से मोल फ्रैक्शन उन्होंने डिफाइन किया इसका कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये मोल का फ्रैक्शन आ गया ए का इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों, यही सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर दिया। और अब हम आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, हेनरी वाई की बातें बोलेंगे। हेनरी वाई ने बोला कि जो भैया सर ये जो मोल फ्रैक्शन है या बोले सॉल्युबिलिटी है, solubility, it will be directly proportional to the partial pressure of that component, या of gas। मतलब क्या है, गैस की जो solubility है प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कुछ इन्होंने बोला कि बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा भाई, solubility को यहाँ पे x a से रिप्रेजेंट किया है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की, ठीक है। परंतु हम जनरली इसको उल्टा करके लिखते हैं, जैसे आपको पता होगा V इक्वल्स टू आई आर आता है, ठीक है, पर इसको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा जाता है, हालांकि होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, और दोनों चीजें सेम होती हैं, फिर ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। तो यहां से हमने लिखा कि सर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। यही तो कुछ बात है कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे, लेकिन कौन सा प्रेशर बढ़ाना है, ए पर लगने वाला प्रेशर, टोटल प्रेशर की बातें नहीं की है, टी को नहीं कंसिडर किया, बल्कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को देखा गया है। जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा उतना ज्यादा ही ए की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कुछ ऐसी बातें बोली है, ठीक है। अगले पे निकालूं, तो हमने लिखा सर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या फिर सॉल्युबिलिटी। और यहां से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बच्चों हटाया गया तो एक कांस्टेंट निकल के आया जिसको बोला के एच या फिर हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद एक्स से, तो चल ही रहा, समझ रहे हो। तो ये कुछ इक्वेशन बन के आ जाती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जैसे ही हटाया तो एक कांस्टेंट आया, के एच आ गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। अच्छा, इसकी थोड़ी सी यूनिट की भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट के बराबर होती है, प्रेशर की यूनिट, जो कि क्या होती है भैया, एटीएम में होती है या फिर बार में या फिर टॉर में, ठीक है। इस तरीके से इसकी यूनिट्स होती है। क्यों, क्योंकि सर भाई जो मोल फ्रैक्शन है, नाम में ही क्या है, फ्रैक्शन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मतलब सम कर देते थे, तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड होंगे, तो मोल बाई मोल, यानी ये एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस चीज आएगी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, है कि नहीं। जब इसके डायमेंशन नहीं होंगे तो सर इधर और इधर इक्वेट है इक्वेशन, तो फिर इधर का जो डायमेंशन है वही इधर का डायमेंशन होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है। तो हमने बोला इसका डायमेंशन पार्शियल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर की यूनिट होगी, तो के एच की भी प्रेशर की यूनिट आ जाती है, ठीक है। इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखो बच्चों। लिख लिया, आगे बढ़े। तो ये कुछ हेनरी लॉ ने बातें कर दी, अब बातें कर दी तो करना पड़ा, मानना पड़ा। चलो इसके बाद अगला पेज करते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, थोड़ा सा हम समझते हैं। अच्छा, हेनरी लॉ के बारे में थोड़ा सा पहले और चीज समझ लो। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बातें हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो के एच आ गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया, ठीक है। अच्छा सर, ये मोल फ्रैक्शन ए है, पर ये मोल फ्रैक्शन कहाँ का है, ये मोल फ्रैक्शन लिख लो इसको, मोल फ्रैक्शन ये लिखो, बहुत जरूरी है, वरना आईआईटी के सवाल नहीं ला पाओगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड है, हम क्योंकि गैस को कहाँ मिला रहे हैं, लिक्विड में ना, तो ए क्या है, गैस है इन लिक्विड। याद रखना मोल फ्रैक्शन कहाँ का है, ए का है, या गैस का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड के अंदर कितना मोल फ्रैक्शन है वो उसकी बात की है। मतलब क्या है, अगर ये सब कंटेनर है और इसमें पानी है और इसमें आप ए गैस को डिसॉल्व कराना चाह रहे हो, तो ए पे जितना लगने वाला प्रेशर बढ़ाओगे, याद रखना कौन सा, ए पर लगने वाला प्रेशर की बात हो रही है, टोटल प्रेशर नहीं बोला जा रहा है। याद रखना टोटल प्रेशर को नहीं कंसिडर कर रहे, पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, मतलब
ए का अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो ए की सॉल्युबिलिटी तभी बढ़ेगी। ये मत सोचना कि टोटल प्रेशर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई ए की, ठीक है। हमें क्या करना होगा बच्चों, पार्शियल प्रेशर बढ़ाना होगा, तभी वो चीज बढ़ती है। अब थोड़ा सा लिख लो, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यूज के बारे में हम थोड़ा बातें करते हैं कि आखिर केएच पे क्या चीजें होती हैं डिपेंडेंसी। लिख लिया, चलो। तो केएच के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बच्चों। ये जो हेनरी कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी, प्रेशर के बराबर होगी सर। यूनिट प्रेशर के बराबर आ रही थी, ठीक है। अच्छा, ये भी क्या है, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये भी किन चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे, सॉरी टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी वगैरह, ठीक है। यानी कि एट कॉन्स्टेंट अगर मैं बात करूं तो हमें कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी। मान लो कि अगर मैं बात करूं केएच की वाले में, तो केएच आता कैसे होगा सर, नॉर्मली इक्वेशन अगर हमें पता है पी ए बराबर के एच इंटू में एक्स ए है, तो के एच बराबर हो जाएगा सर यहाँ से पी ए अपॉन में के ए, सॉरी एक्स ए। तो एक तरीके से ये रेशियो इनका है डी वाई बाई डी एक्स, यानी स्लोप है किसका। अगर मैं ग्राफ बना दूं किसके बीच में भैया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कोई भी विथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का, तो जो उस ग्राफ की स्लोप होगी, स्लोप का मतलब ये जो tan थीटा आएगा, थीटा का tan थीटा, यही हो जाएगा सर क्या, केएच। तो इस टाइप पे बड़ा ही मतलब गिरा हुआ सवाल आ सकता है, ग्राफ दे देगा, प्रेशर इधर यूनिट्स, इधर एक्स की यूनिट, और tan थीटा निकालना होगा, यानी y बाई एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वही हो जाएगा क्या, हेनरी कांस्टेंट। थोड़ा सा मतलब उसको ग्राफ से मैंने थोड़ा दिखाने की कोशिश की ताकि आप लोग मतलब गलती ना करें, समझ रहे हो। इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये केएच भी बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा हमें डिपेंडेंसी पढ़नी पड़ेगी। ओह, लिख लिया, चलो। अब लिख लो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है केएच, मतलब केएच, हाउ केएच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर। अच्छा भाई, अच्छा ये तो समझ आ रहा है ना सर, ये जो बार बार लिख दे रहा हूं मैं, पी ए बराबर के एच इंटू में एक्स, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों ताकि आप लोग को एकदम याद हो जाए, बार बार इसीलिए लिखता जा रहा हूँ। ये चीज समझ आ रही है। अगर यहां से देखो तो के एच जो है वो आ जाएगा पी ए अपॉन में एक्स ए। ये चीज समझ आ रही कि के एच सर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, या फिर बोले सॉल्युबिलिटी, इसी को सॉल्युबिलिटी तो बोला, इसी को सॉल्युबिलिटी तो बोला है सर। मोल फ्रैक्शन कितना ज्यादा ए का प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर, वही तो ए की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर, ठीक है, और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है सर। अब हमें पता है सर, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं हम लोग तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों, घटती है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है तो केएच इंक्रीज होगा, ये चीज समझ पाए। अभी हमने पहले बात की कि इन जनरल क्या होता है, ज्यादातर भैया सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है सर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जा रही थी, तो हमने बोला सॉल्युबिलिटी घटने का मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना लिक्विड ये डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज होता है तो भैया केएच इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इनमें भी इनवर्स का रिलेशन है। हमने बोल दिया सर केएच विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये रिजल्ट समझ आया, ये कैसे आया, इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन वगैरह भी करते हैं, एप्लीकेशन थोड़ा सा जल्दी देखने के बाद, ठीक है। लिख लिया बच्चों, चलो अब आ जाओ। तो ये क्या एप्लीकेशन बताइए सर, ये लिमिटेशन कहाँ से आ गई, एप्लीकेशन लिख लो हेनरी लॉ के। एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे ये देखा जाता है, ऐसा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। टाइम काफी ज्यादा हो रहा है बच्चों, जल्दी जल्दी थोड़ा कवर अप करते हैं वीडियो को। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ की अगर मैं बातें करूं बच्चों, तो बेसिकली पहला एग्जांपल है हाई प्रेशर में, हम लोग हाई प्रेशर में CO2 को भरते हैं, CO2 को भरते हैं सर किसके अंदर भाई, सर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पता है बच्चों, बना देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग, बोतल बना देता हूँ, ठीक है, ड्राइंग तो आप लोग जानते ही मेरी। तो भैया ये मान लो कोका कोला पानी, कोका कोला पानी नहीं होता सर, कोल्ड ड्रिंक होती है, मान लो कोका कोला कोल्ड ड्रिंक भरी थी, इसके अंदर CO2 को डिसॉल्व करके रखा जाता है हाई प्रेशर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, CO2 को भर के रखा जाता है हाई प्रेशर में, क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी सर बढ़ती है। तो भैया पानी के अंदर वो CO2, पानी ही तो होता है लिक्विड फेज, लिक्विड कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो CO2 भरी रहती है, क्यों, चिपकी रहती है या सॉल्युबल रहती है, बिकॉज सब प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि आपने बताया प्रेशर से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है।
अब जैसे ही ढक्कन खोलोगे, ढक्कन खोलते ही क्या हो जाएगा, ऊपर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही हो जाएगा। जनरली 2.5 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर मान लो रखा गया है, तो पहले 2.5 एटमॉस्फेयर 3 एटमॉस्फेयर लग रहा था उसको दबाने के लिए, अब वो प्रेशर कम हो गया, क्या हुआ, प्रेशर फॉल्स, प्रेशर विल फॉल। और प्रेशर अगर कम हो जाएगा बच्चों तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, यानी ये जो CO2 पहले सॉल्युबल थी पानी के अंदर, अब वो ऊपर निकल के आएगी बुलबुले बना के। वही चीज जब आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो ऐसे करके आवाज भी आती है, समझ गए क्या, ये चीज, यही एप्लीकेशन है एक। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है बच्चों, लिख लो, एनॉक्सिया की डिजीज हो जाती है। अरे सारे नोट्स मिल जाएंगे, पहले बेटा लिखता रहा करो, जब मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ना तो फीलिंग फीलिंग मेरी समझो। एनॉक्सिया की एक डिजीज हो जाती है बच्चों, ये क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड में जाने से, हाई एल्टीट्यूड में जाने से, एल्टीट्यूड मान लो पहाड़ पे चलेगा तो क्या होगा, पहाड़ पे चलेगा तो पहाड़ पे जाने पे प्रेशर क्या हो जाता है सर, घट जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो गया और प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है सर, अभी तो बोला सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी प्रेशर कम होने से, डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का रिजल्ट होता है ना। अरे यार हेनरी लो यही तो चीख चीख के बोल रहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी। अब पार्शियल बोला है, प्रेशर फीलिंग समझो, ठीक है। अच्छा सर, अब ये कम हो जाता है तो भैया जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, ब्लड क्या है, लिक्विड लिक्विड होता है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो बाहर निकलने लगती है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, बाहर नहीं निकलती, मजाक कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हम ज्यादा क्या नहीं कर पाएंगे, एनर्जी नहीं ले पाएंगे शरीर से, और हमें फिर हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वो लगता है अरे यार ये सामने क्या है, मतलब हालांकि बहुत सारे बॉडी वीकनेस भी हो जाती है, टायर्डनेस भी आ जाती है, टायर्डनेस भी आ जाती है, और एक टाइप से हमें क्या होता है, माइंड लेसनेस भी हो जाती है, लेसनेस मतलब हमारा माइंड पर्टिकुलरली काम नहीं कर रहा था। एक ऐसी बीमारी है, ये क्यों होती है बच्चों, हायर एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 गैस इन ब्लड डिसॉल्व, जो ब्लड में डिसॉल्व होती है वो कम हो जाती है सॉल्युबिलिटी, और फिर कम ऑक्सीजन मिलने से हमारे को ऐसी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। एक थोड़ा सा और इसका एग्जांपल होता है स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स। चलो यार ये एग्जांपल जल्दी से खत्म करते हैं। तो मान लो ये पानी है, आपको पता होगा डाइवर डाइवर लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर घूमते जाते हैं। तो मान लो ये एक डाइवर है, ड्राइवर नहीं डाइवर, ठीक है, ये डाइवर है, पानी के अंदर मस्त गोताखोरी कर रहा था। अब पानी के अंदर चले जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, किससे, ρGH से प्रेशर बढ़ जाता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो मान लो इसने एक ऑक्सीजन सिलेंडर लटका रखा था, इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ऐसा पीठ में लटका रखा था, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर हमारी गैसेस कौन कौन सी थी, जो नॉर्मली हम भर देते हैं, N2 O2 और कार्बन वगैरह, ऐसे कुछ गैसेस भर देते हैं, सॉरी कार्बन बोल रहा हूँ ठीक है, ऐसे कुछ गैसेस नॉर्मली भर देते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, हीलियम, ये सब गैसेस भर देते हैं। तो होता क्या है बच्चों, जब नीचे जाओगे, अभी नॉर्मल एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हमारा वाटर के अंदर, H2O के अंदर, सॉरी H2O बोल रहा हूँ, हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है और नाइट्रोजन वगैरह कम डिसॉल्व होती है, ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, नाइट्रोजन वगैरह कम डिसॉल्व होती है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। जब नीचे जाते हो पानी के तो प्रेशर क्योंकि बढ़ गया होता है, तो जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन है सर, वो नाइट्रोजन भी हमारे शरीर के खून के अंदर मिक्स हो जाता है। अब इससे भी दिक्कत नहीं है, खून के अंदर ठीक है नाइट्रोजन मिक्स हो जाएगी, क्या दिक्कत है भाई। जब आप ऊपर आओगे ना, निकल के ऊपर आओगे तो प्रेशर फिर से गिरेगा, प्रेशर कम होने से वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर से कम हो जाएगी। तो जो नाइट्रोजन तुम्हारे ब्लड में मिक्स हो गई थी बढ़िया से इश्यूज के अंदर घुस के, अब वो बाहर आना चाहेगी और शरीर से बाहर आती है बुलबुले बनाते हुए, जिसकी वजह से कैपिलरीज में हमारे बेंड्स पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, इवन मौत भी हो सकती है कुछ केसेस में। तो हम ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, हीलियम गैस को यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम हमारे टिश्यूज से बढ़िया से पार हो जाती है, चाहे वो अंदर जाए चाहे बाहर जाए। हीलियम की मात्रा थोड़ा सा रखते हैं, मतलब डाइल्यूट करके सिलेंडर को ले जाते हैं विद हीलियम, डाइल्यूटेड हीलियम, तो थोड़ा इन सभी गैसेस को कम यूज करते हैं, समझ रहे हो। ये चीजें ऐसे से की जाती है, यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। अब लिखो जल्दी से बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी, आ गया लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो लिमिटेशन क्या है सर, मतलब जहां पे ये काम नहीं करता है उसका लिमिटेशन है, समझ लो। ये बच्चों कब काम नहीं करता है देखा गया कि जब प्रेशर बहुत कम होता है, प्रेशर वेरी लो और वेरी हाई, उस टाइम पे
ये चीज ट्रू नहीं होती है, मतलब हमारा हेनरी लॉ फॉलो नहीं होता। ये बड़ा क्वेश्चन कॉमन है, बोर्ड से पूछा आता है, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम होगा तो भी ये फॉलो नहीं होता है। दूसरा इसका क्या है बच्चों, टेम्परेचर बहुत कम होगा तो भी नहीं ये रिजल्ट सही देता है। टेम्परेचर टेम्परेटिव वेरी लेस पे भी ये कोई रिजल्ट नहीं दे पाता है। तीसरा इसका ये है भैया कि ये जब बातें हो रही है, ये सॉल्युबिलिटी को बताता है, गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड्स के अंदर, गैस इन लिक्विड, ऐसी बातें कर रहा है ना। सॉल्युबिलिटी को बताता है प्रेशर का कैसा इफेक्ट होगा। तो ये चीज तभी ट्रू है जब हमारी गैस और एंड लिक्विड के बीच में एक इंटरेक्शन नहीं है। गैस एंड लिक्विड डू नॉट रिएक्ट, तभी ये चीज ट्रू होती है। अगर हमारी गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो रही है और गैस लिक्विड में कुछ इंटरेक्शन या रिएक्शन होने लग गई तो भी हमारा फिर हेनरी लॉ फॉलो नहीं होता है उस केस में बच्चों। तो यही कुछ एक इसके 2-3 लिमिटेशंस है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, हो गया बच्चों। तो चलो एनसीईआरटी से एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके बाद मैं होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। चलिए जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन को, आपको दिया मैंने 1 मिनट, जल्दी जल्दी पढ़िए। तो लिखा है क्या भाई, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट इतने टेम्परेचर, इफ N2 गैस इज बबल्ड, ये दिख रहा है ना ब्लू से, ओके, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब हमें कुछ कुछ मोल्स वगैरह पूछे हैं किसके, N2 गैस के, ऐसा कुछ अभी के लिए ये लिख ले रहा हूँ। ठीक है, और वॉल्यूम दे रखा है कुछ, वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों, वॉल्यूम सर दिया है 1 लीटर के बराबर, 1 लीटर्स दे रखा है। फिर assume that N2 exert partial pressure of 0.987 बार, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या दे रखा है बच्चों, 0.987 बार। जब भी कभी क्वेश्चन आए तो जो गिवन है उसको इस तरीके से लिखो ताकि समझ आए आखिर करना क्या है। और केएच की वैल्यू भी तो दे रखी है, केएच कितना है, 298 केल्विन पे है, 76.48 किलो बार, याद रखना किलो बार में दे रखा है जबकि ये बार में दिया। हालांकि आपको पता है केएच की यूनिट भी बार में ही होगी, प्रेशर की यूनिट होती है कि नहीं। चलो भाई, तो अब तुम लोग को दिख रहा होगा यार, सिंपली सर हेनरी लॉ को यूज करना है और इसका आंसर निकाल देना है। तो करा जाए क्या, चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू केएच इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पे ए हटाओ, N2 N2 लिख लो। अरे यार ये इरेजर भी ना, ओफो यार कंप्यूटर भी खराब हो जाता है इतनी देर देर चल के। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी, सॉरी फिर से वही लिख रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी इक्वल्स टू सर KH इनटू में m मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब बार बार गलती नहीं, पार्शियल प्रेशर कितना है N2 का बच्चों, 0.987 बार। ठीक है, बार में है याद रखना, मतलब बार में नहीं, बार यूनिट में। ठीक है, एच की वैल्यू 76.48 किलो था, किलो को 10 की पावर 3 बार लिख दिया, और मल्टीप्लाई में किससे करना है हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 से। अच्छा, मोल फ्रैक्शन N2 का होगा क्या, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन किस में बनाया, पानी के अंदर बनाया ना हमने, हाउ मेनी 1 लीटर ऑफ वाटर, दिख रहा है। तो वाटर यानी कि इसके अंदर दो ही चीजें प्रेजेंट होगी हमारा, एक तो प्रेजेंट होगा सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 और दूसरा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये चीज क्या बच्चों समझ आ रही है आपको, अरे यार टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, N2 के होगा पानी के मिला के। अब बेसिकली अगर बात की जाए बच्चों, तो इसको थोड़ा सा नीचे भेजता हूँ और सॉल्व करते हैं अपन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बटे number of moles of N2 plus number of moles of H2, oh that will be coming 0.987 divided by 76.48 into में 10 की पावर 3। अगर ध्यान से देखो तो ये बच्चों जो वैल्यू आ रही है ये 10 की पावर माइनस माइनस में आएगी, बड़ी ही कम आएगी। यानी एक तरीके से मैंने लिखा कि मोल फ्रैक्शन जो N2 का है सर ये बड़ा ही छोटा आ रहा है, लेस देन 0, सॉरी 0 नहीं, लेस देन 1 0 से तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, लेस देन 1 लिख दे रहा हूँ, मतलब बड़ा छोटा वैल्यू है। तो उस केस में हमें पता चल गया कि सर क्योंकि नाइट्रोजन गैस पानी के अंदर डिसॉल्व भी कहाँ होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, और ये टेम्परेचर कितना है भाई 293 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस है, और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे
नाइट्रोजन गैस कहाँ ज्यादा डिसॉल्व होती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन पोलर है सर और हमारा पानी एक पोलर है, तो भाई कम डिसॉल्व होती है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन इसका बड़ा कम आ रहा है। मोल फ्रैक्शन मतलब अमाउंट कितना है, बहुत ही कम आ रहा है। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में नीचे वाले टर्म में मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 0 के बराबर मान सकता हूँ। ऊपर नहीं 0 मानेंगे, ऊपर मानेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। वाटर के कंपेयर में जब हम कुछ जोड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 तो बड़े कम होंगे, क्योंकि बहुत ही कम उसका मोल फ्रैक्शन आ रहा है। समझ लो कम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इधर देखा डिवाइड मार के बड़ी छोटी वैल्यू आ रही, तो हमने इसको 0 मान लिया, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। कुछ ऐसा बन गया क्या बच्चों? और ये जो चीज निकल के आई ये हमारी निकल के आती है किसके बराबर, 1.29 इंटू 10 की पावर -5। हाँ यार अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 1.29 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है सर, और ये चीटिंग है, आपने चीटिंग करी। खैर बच्चों चलो देखो यहाँ पे आपका, ओहो क्या कर दिया सर, अगला पेज लेता हूं मैं, इस चीज को मैं अगले पेज में कॉपी करता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज कमिंग टू बी क्या कमिंग बच्चों, 1.29 इंटू 10 की पावर -5। अब खेल शुरू होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हैं सर, H2O 1 लीटर है। अगर 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर में सर होते हैं 1000 ml, और मैं अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मान लूं या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप लोगों को पता होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1 ml की जगह 1 ग्राम। समझ रहे हो, यानी 1 लीटर, तो मास आ जाएगा हमारा कुछ 1 लीटर मास का 1000 ग्राम के बराबर। समझ रहे हो, 1 लीटर का 1 kg वाटर मान लिया, तो मास इतना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास हो गया इतने ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, जब डिवाइड करोगे तो 55.55 आता है, याद भी करना होता है 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं पानी के, इतने होते हैं। कंपटीशन में बड़ा काम आता है ये पॉइंट। ठीक है, इसकी जगह 55.55 रख दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बताओ मुझे कितने आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा कॉपी से देख के बोल देता हूँ, ये बच्चों निकल के आएगा आपका 0.716 मिलीमोल, 0.716, हालांकि मोल में आएगा पर आपको क्या करना है, सॉरी मोल में आएगा ये, और उसको मिली मोल में कन्वर्ट कर लोगे। फाइनल आंसर मैं लिख दे रहा हूं मिली मोल। अरे यार मोल को मिली मोल अब मुझे नहीं बताना है, ठीक है, ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन है जो कि छोटे छोटे क्लासेस में सीखे होंगे आप लोग, अब क्लास 12th में आ गए हो यार। चलो फिर भी बता ही देता हूँ, वरना बच्चे कहेंगे एक मोल के अंदर 1000 मिली मोल होते हैं, मिली मोल होते हैं। जैसे 1 मीटर के अंदर 1000, सॉरी 1 किलोमीटर के अंदर 1000 वो होते हैं ना, मिली मतलब 10 की पावर माइनस, ओ सॉरी 1000 नहीं 100 मिली, समझ लो 1 मोल के अंदर 100 मिली लीटर होते हैं। जैसे 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। सॉरी सही है सही है सही है सर, आप भी बच्चे हैं क्या, गलत लिख दिया था बच्चों, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। अरे यार 1 मोल के अंदर 1000 ml मिली मोल होते हैं, क्या लिख रहे हैं सर आप, हमको बोलते हैं बच्चा, आप खुद भी गलती कर है। ठीक है, तो 1 मोल के अंदर 1000 मिली मोल होंगे। तो सर 1 मिली मोल के अंदर, 1 मिली मोल के अंदर, मिली मोल के अंदर 1/1000 होंगे, 1/1000 मोल। तो भाई इतने मोल जो भी आया होगा उसको तुम 1000 से डिवाइड कर देना। अब मैं इससे ज्यादा आपको हिंट नहीं दे सकता, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ही रिजल्ट हमारा निकल के आने वाला है, समझ रहे हो ना, 10 की पावर -3 हो जाता है सिंपली। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ऑब्वियस सी बात है वीडियो की लेंथ देखते हुए, हालांकि मैं इसको कराने के लिए लाया था पर वीडियो की लेंथ बड़ी होने के कारण अब ये होमवर्क बन गया है। होमवर्क क्वेश्चन कल की वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, इसको होमवर्क को डिस्कस नहीं करता हूँ। ठीक है, होमवर्क आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर क्या रहता है। बाकी इसको अगर लगेगा कि बच्चों का कोई मतलब सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर जरूर मैं इसको आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय, खुशी रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए नंद किशोर क्लासेस चैनल। थैंक यू सो मच।